डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएड ओडीएल में पेपर ES 102, जिसमें ब्लॉक 3 यूनिट 9 प्राइवेटाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, उसका क्या क्या प्रभाव है। तो ये आज का आउटलाइन है। ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन, क्यों होना चाहिए प्राइवेटाइजेशन, क्या ज़रूरी है उसका, क्यों उसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, स्कूल का क्या रोल है, एजुकेशन पे क्या प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट है। तो इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। तो अगर हम इंट्रोडक्शन लर्निंग ऑब्जेक्टिव पर देखें तो इसमें आफ्टर द स्टडी दिस यूनिट यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, understand the objective of privatization, we able to discuss the social impact of privatization, discuss the role of school in privatization and many things. Then come on topic, what is the privatization। तो प्राइवेटाइजेशन अगर हम देखें तो सोचें कि पहले प्राइवेटाइजेशन है क्या, व्हाट इज द प्राइवेटाइजेशन। तो जैसे फिगर में आपको दिख रहा होगा कि प्राइवेटाइजेशन दिखाया गया कि गवर्नमेंट्स ऑफ पब्लिक इनिशिएटिव इंटेंटिंग, जो गवर्नमेंट्स का या पब्लिक का जो जो चीज़ें हैं, जो एक्सेस एजुकेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो, जो भी बैंक हो, पब्लिक हो, वो बिकम किस में जा रहा है, प्राइवेट ओनर। कोई प्राइवेट ओनर उसको उसका ओनरशिप अगर हैंडल कर रहा है तो वो क्या कराएगा, प्राइवेटाइजेशन कराएगा। वो किस हिसाब से मैनेज करेगा, मोर डिसिप्लिन एंड मोर इफेक्टिव। तो वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से उस संस्था को मैनेज करेगा। प्राइवेटाइजेशन का अगर मीनिंग हम समझें तो प्राइवेटाइजेशन वो है कि जब हम कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन को, पब्लिक डोमेन की जो भी चीज़ें हैं उसको अगर हम प्राइवेट किसी इंडिविजुअल को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी प्राइवेट पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उस संस्था का, उस ज़मीन का या उस बैंक का या जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका ओनरशिप एक्सेप्ट कर रहा है, उसका ओनरशिप ग्रहण कर रहा है, ओनर बन रहा है, तो वो प्रक्रिया जो है वो प्राइवेटाइजेशन कहलाएगी। वो पूरा प्रोसेस क्या करेगा, प्राइवेटाइजेशन कराएगा। इसमें देखें क्या क्या है। कह रहे कि प्राइवेटाइजेशन रिफर टू ट्रांसफर द गवर्नमेंट सर्विस या असेस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। जो गवर्नमेंट सर्विस है, जो भी गवर्नमेंट सर्विस है, वो प्राइवेट सेक्टर में अगर जा रही है तो उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। प्राइवेटाइजेशन कैन आल्सो रिफर द पब्लिक कंपनी बिकम अ प्राइवेट हेल्डिंग ऑन अगेन। जो पब्लिक कंपनी है या पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसको प्राइवेट ओनरशिप दिया जा रहा है उसको। द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन कैन हेल्प द गवर्नमेंट सेव मनी एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी। प्राइवेटाइजेशन होता क्यों किया जाता है, तो उसमें कह रहे कि उसमें दो कारण हैं। उसमें क्या होता है, जब प्राइवेटाइजेशन जो प्रोसेस होता है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, उसके थ्रू जो गवर्नमेंट अपनी बर्डन है, जो गवर्नमेंट पे जो बर्डन है मनी का, जो फाइनेंशियल बर्डन है, वो उसको कम करती है। वो कैसे, और इंक्रीज करती है, इफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। उसमें कुछ नॉर्म्स एंड रूल्स लगाया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है कि आपको इस आधार पे ये कंपनी को गवर्न करना हो, तो उस पर जो उस फाइनेंशियल बर्डन हो गवर्नमेंट पे कम होता है प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। तो इस तरह देखें कि प्राइवेटाइजेशन कैन प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI एंड द इम्प्रूव द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमिक। प्राइवेटाइजेशन जब होता है तो वो क्या करता है, FDI को इम्प्रूव करता है, जिससे फाइनेंस स्टेटस जो गवर्नमेंट का वो इम्प्रूव होता है। अब बात करें अगर प्राइवेटाइजेशन, इसकी मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्या है, तो कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन रिफर टू शिफ्ट फ्रॉम पब्लिक ओनरशिप
एंड कंट्रोल टू प्राइवेट ओनरशिप। दो ही चीज़ें हैं। पब्लिक ओनरशिप जो है वो कहाँ चली जा रही, कंट्रोल टू प्राइवेट ओनरशिप के पास चल जाती है। तो प्रीवियसली तो गवर्नमेंट ओनर रिसोर्स एंड सर्विस, जिसमें गवर्नमेंट जो भी सर्विस है, जो भी ओनर है उसका गवर्नमेंट है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर देता है। तो वो ये मीनिंग है प्राइवेटाइजेशन। इसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसे एसेट प्राइवेटाइजेशन, इसे क्या है, द सेल ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनर फिजिकल एसेट्स सच एज द लैंड, जैसे क्या क्या उसमें आ जाता है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्टेट ओनर इंटरप्राइजेज टू प्राइवेट इंटाइटेड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट प्राइवेट ओनर से बेच दे रही है, तो वो प्राइवेटाइजेशन का एक पार्ट हो जाएगा। सर्विस प्राइवेटाइजेशन होगा, डीरेगुलेशन होगा। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, जब होंगी तो वो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगी। वैसे अगर प्राइवेटाइजेशन की हिस्ट्री अगर हम देखें तो प्राइवेटाइजेशन जो है वैसे तो 19वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ है। और देखें तो इंडिया में प्राइवेटाइजेशन 1991 जो एलपीजी था, लिबरल प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जो पॉलिसी आई 1991 की, उसके बाद इंडिया में प्राइवेटाइजेशन चालू हुआ, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई थी इंडिया में। तो उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको इकोनॉमिक स्टेटस को मजबूत करने के लिए, फाइनेंस को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ने लिबरल पॉलिसी लाई, जिससे जो बाहर की कंपनियां हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें और एफडीआई ज़्यादा ज़्यादा बढ़े, जिससे प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ। तो वो प्राइवेटाइजेशन हर सेक्टर में हुआ, वो एग्रीकल्चर में हुआ, वो इंडस्ट्री में हुआ, वो एजुकेशन में हुआ। तो धीरे धीरे हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन बढ़ना शुरू हो गया, और गवर्नमेंट जो पैसा स्पेंड कर रहे थे, जो बर्डन था गवर्नमेंट के ऊपर से, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। तो प्राइवेटाइजेशन का यहाँ से शुरुआत हुआ इंडिया में। तो अगर हम देखें कंसेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, तो मेन कंसेप्ट जो है प्राइवेटाइजेशन का, वो देखें तो कह के ओनरशिप ओनरशिप जो है वो डिसाइड करता है प्राइवेटाइजेशन। ओनरशिप ऑफ ऑल पब्लिक इंटरप्राइजेज अनलिमिटेड शिप टू प्राइवेट ओनर की बात कर। फिर ऑर्गेनाइजेशन मेजर, दो चीज़ें हैं, ओनरशिप, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशनल मेजर। ये तीन चीज़ें जो हैं वो कह रहा है कि कंसेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है वो बेसिस है इन सारी चीज़ों पे। पहले में ओनरशिप मेजर होता है, ऑर्गेनाइजेशन मेजर होता है, ऑपरेशनल मेजर होता है। तो ऑपरेशनल मेजर में क्या, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी आर रनिंग इनटू ह्यूज लॉस है, सो द एफिशिएंसी ऑफ दिस कंपनी वाज टू बी इंक्रीज। तो प्राइवेटाइजेशन अगर किया जाए उसमें तो क्या होगा कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी की बात कर रहा है कि इफिशियंसी क्या, प्राइवेट ओनरशिप कैन लीड टू मोर एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेट टू एंड मैनेज एट अ प्रॉफिट इन इंसेंटिव इंकरेज कॉस्ट सेविंग मेजर एंड इनोवेशन। प्राइवेट कंपनी ऑफर द मोर फ्लेक्सिबल। तो इफिशियंसी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो प्राइवेट ओनर उसको ग्रहण कर रहा है वो उसमें कास्ट सेविंग कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, प्रोवाइड कंपेन ऑप्शन द मोर फ्लेक्सिबल उसको नियम उसके बना रहे हैं, जिससे लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसका एफिशिएंसी बढ़ रही है। रिड्यूस द फिजिकल बर्डन, जो फिजिकल बर्डन उसको रिड्यूस कर रहा है, कंपटीशन को बढ़ा रहा है। कंपटीशन को बढ़ा रहा है इसलिए कि जो प्राइवेट कंपनी, इंडस्ट्री हुआ, स्कूल हुआ, जो भी ज़्यादा होंगे तो आपस में कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, क्वालिटी इंक्रीज होगी, इसलिए कंपटीशन बढ़ रहा है वहाँ पे। इम्प्रूव द सर्विस क्वालिटी, जो प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है तो क्या सर्विस क्वालिटी भी बढ़ रही है। तो इन सारी चीज़ों को के हिसाब से कंसेप्ट प्राइवेटाइजेशन का समझ में आएगा। प्राइवेटाइजेशन होने का ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव है, एम है उसका, जिसके आधार पर प्राइवेटाइजेशन तेज़ी से हो रहा है। तो देखें कह रहा है कि एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट,
एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए मेन उसका जो ऑब्जेक्टिव है प्राइवेटाइजेशन को, वो है कि इफिशिएंसी इम्प्रूव हो। दूसरा है कास्ट रिडक्शन हो, जो भी खर्च है वो कम से कम उसमें हो। इनहेंस द सर्विस क्वालिटी बढ़े। प्रमोशन ऑफ कंपटीशन बढ़ जाता है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन में एंड इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करेगा। कह रहे कि प्रोवाइड ओनरशिप कैन इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज करेगा, इन्वेंट करेगा, रिसर्च में फंडिंग डालेगा, जिससे नया इनोवेशन होगा जो कंपनी को और आगे ले जाएगा, तो इनोवेशन में इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद फिजिकल रिलीफ, प्राइवेटाइजेशन कैन जनरेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट थ्रू द सेल ऑफ द पब्लिक एसेट, तो अदर ऑफ द कलेक्शन ऑफ द फी लीन्स, या कई चीज़ों को वो क्या कर रहा है, प्राइवेटाइज क्या कर कलेक्ट कर रहा है, अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है, चीज़ों को चेंज करता है उसमें। जो पब्लिक कंपनी थी या जब पब्लिक इंस्टीट्यूशन था, उसमें बहुत सारे चेंजेस लाता है वो अपने हिसाब से, उस चीज़ों को ओनर जो है मैनेजमेंट उसका जो है अपने हिसाब से चलाता है, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। उसके बाद रिस्क ट्रांसफ़र होता है उसका, फोकस ऑन द कोर फंक्शन, जॉब क्रिएशन करता है, इम्प्रूव द गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, रिड्यूस द ब्यूरोक्रेसी, तो ये सारे जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये क्या है, प्राइवेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है, एम है। इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए प्राइवेटाइजेशन को और बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसमें अगर हम बात करके लेजिस्लेटिव इफेक्ट क्या है इसका, जो लेजिस्लेटिव इफेक्ट इसलिए कि जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट जो प्राइवेटाइजेशन बढ़ा रहा है तो कुछ पॉलिसी, कुछ नॉर्म बनाती है, जिसके आधार पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो ओनर है वो कंपनी को या जो भी संस्था उसको चलाने का कोशिश करता है, करें पॉलिसी चेंज। तो इसमें क्या करें, प्राइवेटाइजेशन ऑफर द नेसेसिटी टू चेंज द लेजिस्लेटिव एफिशिएंट द ट्रांसफर ऑफ पब्लिक एसेट ऑफ द सर्विस एंड प्रोवाइड द सेक्टर, जो पॉलिसी उसमें चेंजेस लाता है, लिबरल पॉलिसी बनाता है, जिससे आसानी। क्रिएशन ऑफ द रेगुलेशन ऑफ बॉडी, जो बॉडी रेगुलेशन बॉडी है उसको क्या करता है, वो क्रिएट करता है, फिर से क्रिएट करता है। गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश्ड रेगुलेशन बॉडी टू ऑब्जर्व इसमें, और उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो अपनी एक नई रेगुलेशन बॉडी बनाता है, जिससे वो उस संस्था का टाइम टू टाइम ऑब्जर्वेशन होता है, इवेल्युएशन होता है, जिससे पता चलता है कि वो कंपनी सही से उसकी क्वालिटी या जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल कर रही कि नहीं कर रही। तो उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसका प्रोटेक्शन करती है। ऐसा वैल्यूएशन, तो वैल्यू जो लेजिस्लेशन में डिसाइड टू वैल्यूएट मेथड ऑफ द पब्लिक एसेट, इसमें जो मेन क्या है कि गवर्नमेंट ऐसा नॉर्म्स या रूल्स बनाते जो पब्लिक को हार्म ना पहुंचाए, पब्लिक से को बेनिफिट पहुंचाए। प्राइवेटाइजेशन हो लेकिन वो पब्लिक को बेनिफिट, सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाए, सोसाइटी के ग्रोथ को इंक्रीज करे, इसलिए इन सब चीज़ों को करा। उसके बाद करा निगेटिव सोशल इम्पैक्ट क्या है, अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो पॉजिटिव अगर हो रहा है तो निगेटिव चीज़ें भी होंगी। तो निगेटिव इम्पैक्ट क्या है उसका, रिड्यूस द एक्सेस ऑफ सर्विस। जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो एक्सेस ऑफ सर्विस जो उसको रिड्यूस कर देगा। क्यों, किसके लिए करेगा वो कह रहा है कि मार्जिनलाइजेशन ऑफ लो इकोनॉमिक पॉपुलेशन, जो मार्जिनलाइज हैं, जो लो इकोनॉमिक पॉपुलेशन है, उनके लिए जो सर्विस को रिड्यूस कर दे, क्योंकि उसके पास पावर है कि वो कैसे जो किन लोगों को सेलेक्ट करना चाहता है, क्या क्वालिटी है, क्या क्राइटेरिया, वो अपने हिसाब से उसको डिसाइड कर सकता है, इसलिए वो ये इसका निगेटिव इफेक्ट है। दूसरा कह रहा है हाई कास्ट, अगर प्राइवेटाइजेशन बढ़ा तो कास्ट बढ़ सकता है। जैसे अगर एजुकेशन में ही बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि एजुकेशन का जो कास्ट है वो बढ़ रहा है, कि लोग क्वालिटी को पाने के लिए प्राइवेट की ओर मूव करने के, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर बच्चे जाएंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, उनका अपना नज़रिया है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हैं वो फीस
स्ट्रक्चर उनका ज़्यादा है, फीस ज़्यादा करके रखे हैं, तो उससे सोसाइटी पे बर्डन पड़ रहा है। तो कास्ट हाई है, जबकि गवर्नमेंट सेम फैसिलिटी प्रोवाइड करी है फ्री में या कम फीस में, तो जिससे लेकिन फिर भी मूवमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा है। तो यहाँ पे हाई कास्ट का इफेक्ट है, बर्डन है। जॉब लॉस, प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेट कंपनियां जो हैं या प्राइवेट जो भी इंस्टीट्यूशन है, वो अपने हिसाब से, अपने अगर उनके हिसाब से अगर आप काम सर्विस नहीं प्रोवाइड किए तो जॉब आपका जा सकता है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, गवर्नमेंट अगर है तो उसमें कम से कम जॉब सिक्योरिटी है, प्राइवेटाइजेशन में जॉब सिक्योरिटी नहीं, इसलिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट बोल रहा है। क्वालिटी कंसर्न, क्वालिटी कैसी है, क्या है, इसका भी कंसर्न है, वो किस नॉर्म के हिसाब से बना रहे हैं, इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या उसका पड़ रहा है, जो प्रोडक्ट वो हर हेल्थ के लिए या जो एजुकेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब क्वालिटी कंसर्न हो गया। फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन का एक्सेलरेट अनइक्वल सोसाइटी, क्योंकि जो जिसे वो सेलेक्ट करना चाहे उसे सेलेक्ट करना है। एजुकेशन में अगर वो कुछ क्राइटेरिया, कुछ बच्चों को सेलेक्ट करना है, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो अगर एडमिशन लेना है तो वो उन्होंने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया है कि जो हाईएस्ट मार्क वाले हैं वही एडमिशन ले सकते हैं, जो लोवेस्ट वाले हैं वो नहीं ले सकते। तो एक कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्या हायरार्की जनरेट हो रही है कि मार्क्स अगर हायर हैं, क्वालिटी बेटर है तो ही वहाँ पे हम जा सकते हैं, फीस ज़्यादा है तो इसलिए मार्जिनाइज कम्युनिटी, ऐसे जो लो इकोनॉमिक लेवल की कम्युनिटी है या जो सोसाइटी है वो नहीं जा पाएगी। तो कहीं न कहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का लैक है। लॉस ऑफ पब्लिक कंट्रोल, उसमें पब्लिक का कोई कंट्रोल नहीं प्राइवेटाइजेशन में। मोनोपोलिस्ट पावर, जो पावर है वो ओनर के पास है, पब्लिक के पास नहीं है, इसलिए वो अपने हिसाब से नॉर्म्स एंड रूल्स बनाता है। तो ये सारे क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। उसके बाद कह रहा है कि रोल ऑफ स्कूल इन प्राइवेटाइजेशन, जो स्कूल का क्या रोल है प्राइवेटाइजेशन में, तो देखा जाए कर प्रोवाइड द ऑफ प्रोवाइडर ऑफ एजुकेशन सर्विस, जो प्राइवेट स्कूल हैं तो क्या एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चॉइस एंड कंपटीशन डेवलप कर रहे हैं, डाइवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, अलग अलग अप्रोच से एजुकेशन को प्रोवाइड करने की कोशिश कर, जैसे इस प्राइवेटाइजेशन कैन इंकरेज द डाइवर्सिटी इन एजुकेशन अप्रोच, डाइवर्सिटी एजुकेशन अप्रोच पे फोकस कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल ऑफर द फ्लेक्सिबल, कह रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो फ्लेक्सिबल करिकुलम वो कर रहा है, वो चीज़ों को आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकता है, एक्टिविटी बेसिस कर रहा है, ज़्यादा ज़्यादा एक्टिविटी बेसिस पे क्लासेस कर रहे हैं, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये सब चीज़ों में क्या हो रहा है कि अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। अगर उसके बाद देखें हम कि एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन, प्राइवेटाइजेशन समझा, प्राइवेट में स्कूल का क्या महत्व वो समझा। उसके बाद हम जो प्राइवेटाइजेशन है उसका एडवांटेज एजुकेशन में क्या है ये देखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि कंपटीशन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होगा। अगर प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है तो एजुकेशन के सेक्टर में क्या होगा, कंपटीशन होगा, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ओपन हो रहे हैं, स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो कंपटीशन विद इन द एजुकेशन सिस्टम इन स्कूल, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, दोनों में कंपटीशन। गवर्नमेंट स्कूल है उसमें भी कंपटीशन कंपटीट करेंगे और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कंपटीशन होगा, तो उससे क्या होगा, क्वालिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद इनोवेशन एंड डाइवर्स एजुकेशन अप्रोच, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेंगे, अलग अलग जो फ्लेक्सिबल करिकुलम बना रहे हैं, वो अलग अलग टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो जो अपने करिकुलम क्या करें, फ्लेक्सिबल बनाए, जिसको आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकें। उसके बाद इफिशिएंसी एंड कास्ट सेविंग, इस पर भी फोकस करने के प्राइवेटाइजेशन कैन पोटेंशियल टू लीड टू मोर इफिशिएंट रिसोर्स, allocate the cost effective management and of a school, provide private school may be motivate to minimize waste and operate the efficiency efficiently remain competitive। तो इन सब चीज़ों पे क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हो। फिर इस पे हो गया, फिर इंक्रीज द चॉइस फॉर द पेरेंट एंड स्टूडेंट,
ऐसा कर रहे हैं कि पेरेंट और स्टूडेंट चॉइस करके उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, क्या किस हिसाब से सुधार किया जा सकता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन उसको सेलेक्ट करना है, वो उनके बेसिस पे है। तो ये एडवांटेज हो गए। और सारे एडवांटेज, रिड्यूस द बर्डन ऑफ पब्लिक बजट जो बर्डन गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल बर्डन है जो एजुकेशन पे, उसको भी प्राइवेटाइजेशन इंस्टीट्यूशन जो अगर बढ़ रहे तो एजुकेशन प्रोवाइड करने, इसलिए एजुकेशन जो बर्डन वो गवर्नमेंट पर का वो रिड्यूस कर रही है। फ्लेक्सिबल करिकुलम डिजाइन हो रहा है, जिससे अपने हिसाब से स्मॉल क्लास साइज है वो स्मॉल कम कर रहे हैं, जो बच्चों को प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उनको पढ़ाया जा सके, जिससे पेरेंटल इंगेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये सब सारे क्या है कि एडवांटेज है। प्राइवेटाइजेशन जब होगा एजुकेशन में तो ये सारे एडवांटेज बताए जा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि डिसएडवांटेज क्या है। जब प्राइवेटाइजेशन होगा एडवांटेज तो डिसएडवांटेज भी होगा। तो उसमें क्या क्या है, सोशल इक्वलिटी कंसर्न। तो पहला कंसर्न क्या है, सोशल इक्वलिटी कैसे होगा। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंसर्न ऑफ द प्राइवेटाइजेशन में एक्सेप्ट एजुकेशनल इनक्वालिटी। प्राइवेट स्कूल ऑफर द चेंज फीस, तो जो उनकी ट्यूशन फीस है उसको या ट्यूटर फीस है वो चेंज होती है, विच कैन लिमिट एक्सेस द एजुकेशन फॉर लोअर इकोनॉमिक फैमिली। लो इकोनॉमिक फैमिली को वो लिमिट कर देते हैं, क्योंकि फीस हाई है तो लो इकोनॉमिक फैमिली ऐसे पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, इसलिए सोशल इक्वलिटी कंसर्न हो रहा है। फिर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी है वो लैक कर रही है। प्राइमरी स्कूल में नॉट बी ट्रांसपेरेंट या अकाउंटेबल द पब्लिक स्कूल। जो प्राइवेट स्कूल है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो अकाउंटेबल नहीं है, जैसे क्या है पब्लिक स्कूल ट्रांसपेरेंट है। तो इस तरह से उनके लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी है। फिर एक्सक्लूसिव पॉपुलेशन, सेलेक्ट द एडमिशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें डिस्क्रिमिनेशन, उसमें वो मेरिट बेसिस पे, हायरार्की बेसिस पे, जिस हिसाब से वो चाहे अपने हिसाब से उस चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ओनरशिप उनकी है और ये नियम जो उनके हिसाब से अपने हिसाब से वो कर सकते हैं चेंज। अब पब्लिक इंस्टीट्यूशन या पब्लिक स्कूल है तो उसमें क्या कि जो गवर्नमेंट का रूल है, जो सेंट्रलाइज रूल है वो फॉलो होगा, उस हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ पे ये क्या है कि डिसएडवांटेज है। लॉस ऑफ पब्लिक कंट्रोल कोई नहीं, उस पर नहीं है। टीचर वर्किंग कंडीशन, जो टीचर का वर्किंग कंडीशन है वो भी नहीं सही है, क्योंकि जॉब सिक्योर नहीं है, बेनिफिट उनको नहीं है, पे स्केल उनको नहीं मिल रहा है। फिर पब्लिक स्कूल सब चीज़ों में ठीक है। लेस एम्फेसिस ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंक्लूसिव प्रैक्टिस। जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए वो कहीं न कहीं कुछ प्राइवेट स्कूल क्या है कि ध्यान नहीं देते हैं, या उन्हें नहीं लेना है, उन्हें वो एडमिशन नहीं देंगे या जो भी है। तो ये चीज़ें क्या है कि प्राइवेटाइजेशन का डिसएडवांटेज है। और उसके बाद हम बात करें कि इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा है, अगर एडवांटेज पड़े डिसएडवांटेज, तो इम्पैक्ट क्या प्रभावित किया गया है प्राइवेटाइजेशन। तो कह रहे हैं कि इंक्रीज द स्कूल चॉइस। प्राइवेटाइजेशन ने क्या इम्पैक्ट किया कि स्कूल की चॉइस को बढ़ाया। क्यों? क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ स्कूल जो ओपन हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। एक कम दूरी में 10 स्कूल हैं, 15 स्कूल हैं। तो जो एडमिशन का प्रोसेस है, जो बच्चों को चाहिए स्कूल जिस हिसाब से वो पढ़ना चाहें उस हिसाब से वो चॉइस कर सकते हैं स्कूल का कि उन्हें किस स्कूल में पढ़ना है। कंपटीशन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, उससे जब ज़्यादा इंस्टीट्यूशन होंगे, स्कूल होंगे, तो उनमें आपस में क्या होगा, कंपटीशन डेवलप होगा, जिससे क्वालिटी इम्प्रूव करेगी। उसके बाद इनोवेशन, टीचिंग करिकुलम, जो टीचिंग में है वो अलग अलग इनोवेटिव पेडागोजी यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आसानी से समझा सकें, उन तक पहुंच सकें, उनके स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। एफिशिएंसी एंड कास्ट मैनेजमेंट, प्राइवेटाइजेशन कैन इंक्रीज द मोर एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेट एंड कॉस्ट effective management for a school. Private school may have the financial intention of the minimize waste and the operate efficient remain competition. तो ये सब चीज़ें क्या है उसको प्रोवाइड करें। उसके बाद ये कंटिन्यू इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट एंड कम्युनिटी रिसोर्स एलोकेशन,
रेगुलेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, सोशल इक्विटी एंड कंसर्न। तो सोशल इक्विटी कंसर्न ये सब जो पॉइंट है ये क्या क्या कि एजुकेशन पे प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा है। कैसे पड़ा, जैसे कह रहा है रेगुलेशन है, अकोमोडेबिलिटी बोला था, फिर इफेक्टिव रेगुलेशन एंड एसेंशियल द प्रोवाइड द एजुकेशन सिस्टम टू इंश्योर to ensure that the private school address the educational standard, safety, regulation and fair of the practice। तो इस आधार पर रेगुलेशन और अकाउंटेबिलिटी जो है उसकी बढ़ रही है एजुकेशन में। सोशल इक्विटी का वन ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन इज दैट कैन एजुकेशन इनक्वलिटी। प्राइवेट school often they change the tuition fees which can limit access for the low economic। तो ये सब क्या कर रहा है कि सोशल कंसर्न भी जो चीज़ें हैं जो निगेटिव इम्पैक्ट भी बोला जाए तो वो अपने हिसाब से जो चेंज कर रहे हैं नॉर्म्स है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स बनाए, रेगुलेशन बनाए कि आप इस हिसाब से फीस कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन तो है लेकिन गवर्नमेंट अपने हिसाब से उन चीज़ों को चेंज कर सकती है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि अगर हम प्राइवेट जो गवर्नमेंट चीज़ें हैं इंस्टीट्यूशन उनको प्राइवेटाइज किसी ओनर को दे रहे हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट चाहे तो उसको इनिशिएट उसको देख सकती है, उसको सर्च कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, चीज़ों को मॉनिटर कर सकती है। तो कुछ चीज़ों पे वो गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उसको प्राइवेट कंपनियाँ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उसको फॉलो करते हैं। तो इस हिसाब से कुछ चीज़ें लिमिट, जैसे एडमिशन हुआ तो उनको कंपल्सरी के राइट टू एजुकेशन की तरह उनके कुछ बच्चों को एडमिशन उनको फ्री में देना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ जो राइट टू एजुकेशन पॉलिसी का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपको सीट रखनी पड़ेगी। जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है या स्टेट गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है वो यहाँ पे है इंस्टीट्यूशन उसका जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सब धीरे धीरे क्या प्राइवेटाइजेशन करके एक तरह से थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, उसको कंट्रोल भी करती है। तो अपने नियम और कानून से इस हिसाब से प्राइवेट कंपनियां जो इंस्टीट्यूशन उसको वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह हमने देखा कि प्राइवेटाइजेशन हुआ, ये आपने पढ़ा कि प्राइवेटाइजेशन क्या है। उसके बाद हम इवोल्यूशन अगर करें तो हम जान सकते हैं कि व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेड बेनिफिट। उसमें क्या पर्पज है और प्राइवेटाइजेशन का, उससे बेनिफिट क्या हो सकता है। व्हाट डज प्राइवेटाइजेशन इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग। व्हाट आर द पोटेंशियल ऑफ सोशल इक्विटी implication privatization can and so can the address। तो क्या क्या कर सकता है प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट का क्या उसमें रेगुलेशन है, इंश्योर एक्सेस द प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव। तो इन सब क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ सकता है। अगर अब हम ओवरऑल बात करें कि जो हमने पढ़ा है कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, उसके नॉर्म्स क्या हैं, कंसेप्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने देखा कि कैसे प्राइवेटाइजेशन जो कास्ट इफेक्टिव हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, इनोवेटिवनेस नए नए रिसर्च पे फोकस कर रहा है, और कैसे गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल बर्डन उसको कम कर रहा है। तो एक तरह से कहीं न कहीं हेल्प कर रहा है। तो इस सब इसके हिसाब टॉपिक के हिसाब से आपने प्राइवेटाइजेशन को अध्ययन किया। इसके साथ नमस्कार। स्वाध्यायः परमं तप